नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग हिंदी पढ़ रहे थे। और हिंदी में भी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? विशेष टॉपिक, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। और इसमें अपन पहुंच चुके थे विभिन्न अपभ्रंशों के पास। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अपना जो मेन टॉपिक है वो है हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास। और इसमें अपन विभिन्न अपभ्रंशों से किस प्रकार से हिंदी भाषा की अनेक उपभाषाएं या बोलियां निकल कर आई, वो चीज अपन देख रहे थे। तो अपने 3 अपभ्रंश हो चुके थे पिछली क्लासेस में। शोरशनी अपभ्रंश हो गया था, अर्धमागधी हो गया था, मागधी हो गया था। चलिए आगे चौथे अपभ्रंश के पास। चौथा अपभ्रंश आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, महाराष्ट्री अपभ्रंश। महाराष्ट्री अपभ्रंश। अब महाराष्ट्री जो अपभ्रंश है उससे कौन कौन सी उपभाषाएं निकली, कौन कौन सी बोलियां निकली, तो चलिए अपन देख लेते हैं। इससे यदि अपन उपभाषा की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्री लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मराठी। तो यहाँ पर मराठी जो है वो उपभाषा निकल कर आती है महाराष्ट्री अपभ्रंश से। अब ये जो मराठी जो उपभाषा है उसकी भी 4 उपबोलियां थी। अब ये 4 कौन कौन सी थी वो अपन देख लेते हैं। एक तो देशी है। अब कुछ लोग हैं वो देशी मराठी बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो देशी होगी, और उसके बाद जो दूसरी है वो आ जाती है कोंकणी। कोंकणी भी मराठी की उपबोली आ जाती है। और उसके बाद जो तीसरी है वो हो जाती है बरारी। और जो चौथी या अंतिम है वो है नागपुरी। तो इस प्रकार से मराठी उपभाषा से 3 बोलियां निकल कर आती हैं, 4 बोलियां निकल कर आती हैं, देसी, कोंकणी, बरारी, नागपुरी। और ये जो नागपुरी का क्षेत्र है वो एमपी का क्षेत्र आ जाता है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है। हालांकि मराठी का प्रभाव ज्यादा महाराष्ट्र में रहता है, परंतु ये नागपुरी है वो इसी की उपबोली मानी जाती है और जो एमपी में अपना प्रभाव रखती है। तो मराठी बोलने वाले लोग हैं वो अपनी भाषा को बड़ी ही इज्जत देते हैं, बड़ा ही मान देते हैं। वो कहीं भी चले जाएं मराठी में ही बात करते हैं। और ये भी मत समझिए कि मराठी एक ही होती है, मराठी के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे कुछ लोग देसी बोल रहे हैं तो कुछ कोंकणी भी बोल सकते हैं, कुछ बरारी भी बोल सकते हैं, कुछ नागपुरी भी बोल सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले अपभ्रंश की तरफ। और अगले अपभ्रंश में अपन देखते हैं कौन सा अपभ्रंश आ जाता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण अपभ्रंश को अपन देखेंगे। यहां पर अपनों ने 4 अपभ्रंश देख लिए हैं। 5वें यदि अपभ्रंश की बात करें तो ब्राह्मण अपभ्रंश आ जाता है। अपभ्रंश आ जाता है। उसके बाद छठे की बात करें तो कैकेय या पेशाची अपभ्रंश आ जाता है। इनको अपन दोनों को एक साथ देख रहे हैं, ब्राह्मण और पेशाची।
अब आपने यहाँ पर सामान्यतः पैशाची अपभ्रंश तो सुना होगा, के नहीं सुना होगा, परंतु आप ये ध्यान में रखिए कि वे पैशाची जो अपभ्रंश है उसी को ही क्या कहते हैं, केकय अपभ्रंश कहते हैं। अब यदि अपन बात करें ब्राह्मण अपभ्रंश की, तो ब्राह्मण अपभ्रंश की एक ही उपभाषा है और वो कौन सी है, सिंधी। एक ही उपभाषा है सिंधी, और सिंधी की भी यदि अपन बोली की बात करें तो वो भी एक ही है और वो कौन सी है, सिंधी। इसीलिए मैंने यहाँ पर दो अपभ्रंशों को एक साथ लिया है, ब्राह्मण की सिंधी, यानी ब्राह्मण के साथ आपको और कोई नाम ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ सिंधी ध्यान रखना है। यही तो इसकी उपभाषा है और यही इसकी बोली है। आ जाइए पैशाची अपभ्रंश के पास। तो पैशाची अपभ्रंश की दो उपभाषाएं हैं। जो पहली है वो है लहंदा, और जो दूसरी है वो है पंजाबी। आपसे पूछ ले पंजाबी कौन से अपभ्रंश से निकली है, तो पैशाची से, ठीक है। अब इनकी बात करें बोलियों की, तो ये भी लहंदा की लहंदा ही है और पंजाबी की पंजाबी ही है, इनकी ये ही उपबोलियां है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों अपभ्रंश समझ में आए होंगे। ब्राह्मण के साथ आपको एक नाम सिंधी याद रखना है, और उसके बाद केकय या पैशाची की बात करें तो इसके साथ लहंदा और पंजाबी याद रखना है, ठीक है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे अगले अपभ्रंश की तरफ। सिंधी, लहंदा, पंजाबी, दो अपभ्रंश, ब्राह्मण और केकय या पैशाची अपभ्रंश। और यदि आप ये चार्ट बनाते हैं तो कोशिश ऐसी कीजिए कि आप पहले अपने फोन में इसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद कोशिश कीजिए कि बिना देखे चार्ट बनाएं, क्योंकि ये चार्ट तब ज्यादा अच्छे से बनेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको याद भी हो जाएगा साथ साथ। तो आप बिना देखे लिखेंगे तो सामान्य तौर पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और जल्दी याद भी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले अपभ्रंश, दर्द अपभ्रंश की तरफ, ठीक है। और जो अंतिम अपभ्रंश माना जाता है वो है खस। ये जरूर सुना होगा आपने, खस अपभ्रंश। जिस प्रकार से केकय अपभ्रंश का नाम जो पैशाची है वो ज्यादा प्रचलन में है, उसी प्रकार से खस का भी नाम प्रचलन में है। आ जाइए, दर्द अपभ्रंश की बात करें तो इसमें एकमात्र उपभाषा आती है और वो है कश्मीरी। एकमात्र उपभाषा आती है कश्मीरी, और कश्मीरी की दो बोलियां सामने आती हैं, एक तो डोगरी और दूसरी संथाली। डोगरी और संथाली। और इस दृष्टि से यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है, और आपको मैं बता देती हूँ कि डोगरी के बारे में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं खस। तो खस जो है अपभ्रंश वो सामान्यतः पहाड़ी के संदर्भ में आता है। तो इसमें पहाड़ी जो बोलियां हैं वो सारी की सारी आ जाएगी, और पहाड़ी बोलियों को भी अपन दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एक तो मध्यवर्ती पहाड़ी और एक है पश्चिमी पहाड़ी। तो यदि उपभाषा की बात करें तो वो तो एक ही है, पहाड़ी। और यदि पहाड़ी से बात करें बोलियों की
तो उनको अपन दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। एक तो मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से और दूसरी पश्चिमी पहाड़ी के नाम से। तो मध्यवर्ती और पश्चिमी पहाड़ी दो इसकी बोलियां हो जाती है। हालांकि इनकी भी अपनी उपबोलियां भी हैं और उनमें यदि अपन देखें तो मध्यवर्ती की तो दो हो जाती है, गढ़वाली कुमायूनी और उसके बाद उसकी पश्चिमी की हो जाती है नेपाली। सामान्यतः ये तो आपने चार्ट देखा होगा यदि थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी है तो, फिर भी मैं लिख देती हूँ। जो मध्यवर्ती है उसकी दो होती है, कौन सी? गढ़वाली और कुमायूनी। उसके बाद पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी पहाड़ी की बात करें तो एक ही आती है, नेपाली। ये लीजिए, यहाँ पर आपके इसी के साथ 8 के 8 अपभ्रंश क्लियर होते हैं और यहाँ पर इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि 7वां अपभ्रंश दर्द के नाम से आता है, 8वां खस के नाम से आता है। दर्द के साथ आपको कश्मीरी याद करनी है और कश्मीरी में जो महत्वपूर्ण है वो डोगरी है। उसके बाद यदि अपन खस अपभ्रंश की बात करें तो उसमें पहाड़ी आता है और पहाड़ी में भी दो प्रकार की पहाड़ी होती है, अलग अलग बोली जाती है। पश्चिमी पहाड़ी में नेपाली आ जाती है और मध्यवर्ती पहाड़ी में गढ़वाली और कुमायूनी आती है। तो इस प्रकार से ये जो अपभ्रंश है वो सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पर जितने भी अपभ्रंश है और जिनसे उपभाषाएं बोलियां निकली है वो सारे अपनों ने क्लियर कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी आगे की, कि वर्तमान में जो इतिहासकार हैं वो किस प्रकार से कितनी भाषाएं मानते हैं, कितनी बोलियां मानते हैं, तो उनके संदर्भ में बात करते हैं। और उनमें भी यदि अपन महत्वपूर्ण विचार देखें या महत्वपूर्ण वर्गीकरण देखें तो डॉक्टर नगेंद्र का सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण माना जाता है। तो अब अपन जो देखने जा रहे हैं वो भाषाएं और उसकी बोलियां, जो वर्तमान के संदर्भ में कितनी भाषाएं मानी जाती है, कितनी बोलियां मानी जाती हैं, और उसमें भी डॉक्टर नगेंद्र का मत अपन विशेष तौर पर देखते हैं। तो ये चीज आप विशेष तौर पर नोट लगाकर लिखेंगे, नोट लगाकर। और नोट लगाकर क्या लिखेंगे कि हिंदी की डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, या फिर अपन डॉक्टर नगेंद्र और कुछ इतिहासकारों को भी शामिल कर सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र तथा कुछ अन्य इतिहासकारों ने अब डॉक्टर नगेंद्र महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो डॉक्टर नगेंद्र, और सामान्यतः यदि पूछा जाएगा तो वो डॉक्टर नगेंद्र का ही बोला जाएगा। तो उन्होंने क्या माना है, हिंदी की 5 तो उपभाषाएं मानी है और 17 इसमें बोलियां मानी है। तो इतिहासकारों ने हिंदी की मूलतः 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियां स्वीकार की है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखेंगे कि भाई 5 जो उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी है और इसके साथ साथ उनकी बोलियां कौन सी है। तो पहले तो जो अपन बात करेंगे वो पश्चिमी हिंदी बात करेंगे।
और अपभ्रंशों की अपनों ने बात कर ली। पश्चिमी हिंदी आपसे पूछ लिया जाए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यदि अपन वर्गीकरण देखते हैं तो उसमें सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं? पश्चिमी हिंदी की। तो आपको पश्चिमी हिंदी का नाम लेते ही पता होना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए झट से कि भाई पश्चिमी हिंदी है वो कौन से अपभ्रंश से निकल कर आई है। इस तरीके से यदि अपने दिमाग में आने लगेगा तो हर जगह रिपीट होगा और हर जगह रिवीजन होगा, तो जो भी अपनों ने याद किया है, जो भी अपनों ने पढ़ा है वो स्थायी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अपन किसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं? डॉक्टर नगेंद्र का। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो पहली उपभाषा है वो कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी की यदि अपन बोलियों की बात करें तो जाहिर सी बात है कि खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, ये सारी की सारी इन्होंने किस में रखी है? पश्चिमी हिंदी में रखी है। तो सामान्य तौर पर इन्होंने इसमें 5 बोलियों को स्वीकार किया है। तो कितनी उपभाषाएं पढ़ेंगे अपन? 5 तो उपभाषाएं पढ़ेंगे और 5 उपभाषाओं के साथ अपन 17 बोलियां पढ़ेंगे। 5 उपभाषाएं, 17 बोलियां। अब 5 उपभाषाओं में 17 बोलियां पढ़ेंगे तो पश्चिमी हिंदी जो पहली उपभाषा है उसकी 5 बोलियां होगी, तो 5 होगी, बाकी की 12 अपन बाद में देखेंगे। तो चलिए पहले 5 को देखते हैं। तो 5 में कौन कौन सी आएगी? जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया था कि खड़ी बोली, और खड़ी बोली के साथ पीछे मैंने याद भी करवाया था आपको हरियाणवी, क्योंकि हरियाणवी को अपन खड़ी बोली बोलते हैं। तो हालांकि ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये याद रखने का तरीका मात्र है। खड़ी बोली, हरियाणवी, ठीक है। और खड़ी बोली हरियाणवी के साथ अपनों ने एक बोली और कौन सी देखी थी? चलिए उसके बाद तीसरी जो है वो अपन देख लेते हैं, ब्रज। चौथी बुंदेली, और उसके बाद 5वीं कौन सी आ जाएगी? कन्नौजी। ये लीजिए। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पश्चिमी हिंदी उपभाषा और उसकी 5 बोलियां, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि अपभ्रंशों के बाद यदि अपन वर्गीकरण की बात करें बोलियों और उपभाषाओं की, तो डॉक्टर नगेंद्र का वर्गीकरण महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको भी आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ही आगे वाली उपभाषा की तरफ। तो आगे वाली जो उपभाषा है उसमें अपन पश्चिमी हिंदी की बात, जाहिर सी बात है, पूर्वी हिंदी को ही लेंगे। ठीक है। बात करते हैं दूसरी उपभाषा, और दूसरी उपभाषा कौन सी? पूर्वी हिंदी। और जो पूर्वी हिंदी है उसकी प्रमुख बोलियों की बात करें तो 3 है, वही जो पीछे पढ़कर आए हैं, अवधी, बघेली, और तीसरी छत्तीसगढ़ी। ये लीजिए। पश्चिमी हिंदी की 5, पूर्वी हिंदी की 8, सॉरी 3, टोटल 8 होगी। पश्चिमी हिंदी की 5 और पूर्वी हिंदी की 3 मिलाकर टोटल 8 होगी। अब 8 होगी, अब बची कितनी है? सिर्फ 9 बची है। स्क्रीनशॉट लीजिए
उसके बाद अपन आगे भी देख लेते हैं। तीसरी उपभाषा के पास आ जाइए। और तीसरी उपभाषा जाहिर सी बात है वही होगी राजस्थानी हिंदी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी में कोई परिवर्तन नहीं है, वो 4 उपबोलियां आएगी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, ढूंढाड़ी। तो वो 4 उपबोलियां मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और चौथी ढूंढाड़ी। ये लीजिए। पश्चिमी हिंदी में कितनी थी? 5। फिर पूर्वी हिंदी में थी 3 और राजस्थानी हिंदी में 4। 4 3 5 3 8 4 12, यानी 12 बोलियों को अपनों ने देख लिया है। ठीक है, 3 उपभाषाएं देख ली, 12 बोलियां देख ली। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद आज की क्लास में इतना ही। आज अपनों ने 3 उपभाषाएं देख ली और उसके साथ साथ 12 बोलियां देख ली। 5 बोलियां बची है, 2 उपभाषाएं बची हैं, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।